जैसे किसी ने 10-15 साल से किसी का घर ले रखा हुआ है या 20 साल हो कब्जा गए हो हैं, गया। वो कब्जा हो गया है ना, ये दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म। क्या आज के टाइम में ये कंसर्न है? चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, कॉर्पोरेट, कुछ भी प्रॉपर्टी है आपकी, आप उसको एग्रीमेंट करके रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट के उसमें, यू हैव अ कंप्लीट राइट टू फाइट ऑन दैट। जब हम बात करते हैं टेनेंट्स की फॉर कमर्शियल एज वेल एज फॉर रेजिडेंशियल, तो इनको मैनेज करना कितना डिफरेंट होता है? आई बिलीव पिछले 15 साल से अगेन वही है कि ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं, एग्रीमेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं, जिस तरह के लीज एग्रीमेंट्स बनते हैं फिर वो रजिस्टर होते हैं डिपार्टमेंट्स में, उसमें डिस्प्यूट्स बहुत मिनिमाइज होते जा रहे हैं। जैसे एयरबीएनबी का कभी काफ़ी हद तक यही मॉडल है। सिमिलर मॉडल है, वो शॉर्ट टर्म लीज होती है। अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए? Hello everyone, welcome to Pro Realtors podcast. लितेश दिस साइड एंड वी हैव जॉइनिंग मिस इंद्रजीत। और आज का टॉपिक जो है वो मेरे को लगता है कि हर किसी के ही दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है व्हेन एवर दे आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, एंड दैट इज़ कि कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। शुड दे इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल और शुड दे इन्वेस्ट इन कमर्शियल? और इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं नो डाउट, बट लोग पहले इन दोनों से ही बाहर नहीं सोच पाते। तो वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन जनरल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का टॉपिक जो है मेरे को लगता है हर कोई रिलेट करता है, जितने भी लोग हैं। तो फॉर क्लाइंट साइड स्पेशली ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। सो हाउ डू वी स्टार्ट? जब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट, तो उसको हम जनरली दो में कैटेगराइज कर देते हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। हाउ डू यू सी कि पहले तो ऐसे ही कैटेगराइज करना चाहिए या इज देयर एनी अदर पैरामीटर? देखो, टू नेम द कैटेगरी ये दो ही आती है, बट रेजिडेंशियल इज अगेन वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ इन्वेंट्री विच इज अंडर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। व्हेन यू टॉक ऑफ कि रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी, तो आप एक प्लॉट ले लोगे, एक विला ले लोगे, एक कोई एग्जिस्टिंग कोठी किसी की ले लोगे, अपार्टमेंट ले लोगे। सो दिस इज़ हाउ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट वर्क्स, राइट। जब कमर्शियल की बात करते हैं तो वो बहुत वास्ट टिपिकल एक कैटेगरी है, जिसमें शॉप जो एक इंडिपेंडेंट शॉप भी हो सकती है, एक मॉल भी हो सकता है, राइट। एंड देन उसके अंडर फिर आप फैक्ट्री, कोई रेंटेड फैक्ट्री ले रहे हैं, कोई वेयर हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स रेंटल इनकम के लिए आप कोई बहुत बड़ा या छोटा प्लॉट ले रहे हैं, फिर उसमें होटल आ जाते हैं, फिर उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है, इसमें स्कूल्स भी आज देर आर इन्वेस्टर्स जो प्री लीज्ड लीज्ड स्कूल प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। दे प्रेफर कि यही चीज़ें हमें लेनी है, लीज्ड हॉस्पिटल लेना है। सो ये इंस्टीट्यूशनल सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कमर्शियल बहुत बड़ा एक कैटेगरी है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ आता है, Okay. और उसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट साइज भी बढ़ता है, रिटर्न्स बहुत हैवी हैं कंपैरेटिवली वर्सेस इन रेजिडेंशियल की जो ROI है दैट इज़ अगेन वेरी लिमिटेड। सो दोनों में अपने तरीके, दोनों इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क, बेनिफिट्स, नेचर, हर एक कैटेगरी का अपना एक वे ऑफ परफॉर्मिंग है। Got it. तो इन्हीं टॉपिक्स पे ही हम थोड़ा बात करते हैं। व्हेन इट कम्स टू रिस्क्स, तो रिस्क अगर आप रिस्क प्रोफाइल देखेंगे तो आप कैसे आप किसी को सजेस्ट करेंगे कि किस में कम रिस्क है या किस में ज़्यादा रिस्क है? देखिए, ये बड़ी पर्सनलाइज्ड एंड ऑब्वियसली योर द काइंड ऑफ फंड्स यू हैव। आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं, एक रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आपने अपने सेल्फ यूज़ के लिए प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं। एक देयर इज़ अ टिपिकल इन्वेस्टर लॉबी जो रेंटल इनकम के लिए अपार्टमेंट्स या घर लेते हैं, जिसको वो रेंट आउट करते हैं। Exactly. चाहे वो PG बना दें, हॉस्टल बना दें, या उसको इंडिपेंडेंटली किसी फैमिली को रेंट कर दें। सो वो एक उसमें एक अलग तरीके का बिजनेस। आप कह सकते हो कि पैसिव इनकम के लिए जो रेजिडेंशियल है दैट वर्क्स। एंड देन देयर इज पीपल लाइक मी। अगर मेरे पास कुछ सरप्लस मनी है, आई विल ऑलवेज, माई प्रेफरेंस एंड माई द फर्स्ट आउटलुक आई विल हैव टू इन्वेस्ट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी, जहाँ पर रेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं, ROI वर्सेस बहुत अच्छी होती है, एंड इक्वली रिस्क बहुत हैवी होता है। जब भी इकोनॉमी में कोई अप एंड डाउन आता है, तो सबसे पहला जो
हिट होता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी को होता Exactly. है. पीपल स्टॉप जब कोई ऐसे क्राइसिस आते हैं तो सबसे पहले लोग अपनी लग्जरी शॉपिंग कोई भी ऐसा सेगमेंट जिसमें जो नेसेसिटी नहीं है तो उसको सबसे पहले माइनस किया जाता है. Exactly. तो उससे कमर्शियल बहुत इम्पैक्ट होता है. उसी के साथ जो रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल घर हर एक ने लेना है. हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन द कंट्री वी आर लिविंग इन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं एंड मेजर पॉपुलेशन साइज जो है वो रेंटल हाउसिंग में दे आर सर्वाइविंग. तो उसमें जो एक टिपिकल इन्वेस्टर लॉबी है जो रेजिडेंशियल में एक कम रिस्क फील करते हैं, चाहे ROI 2-3% की है बट देन स्टिल एक स्टेबल इनकम है, तो उनको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज सूट करती है. एवरेज क्या रहता है अगर आप देखें, एवरेज रेंटल यील्ड जो रहती है ईयरली वो जनरली क्या वेरी रहती है which इंडिया we में? experienced for past 10-15 years. Residential it's between अगर मेट्रो सिटीज़ की भी बात कर लें सो छोटे शहरों से लेके 1.5 द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट इज 3%. तो अपार्टमेंट तो 3-4 करोड़ के रेंट तो वही 35,000 से लेके मैक्सिमम यू कैन चार्ज 80,000 रुपीज़. सो वो डिपेंड करता है कि मेट्रो सिटी है जहाँ पर बहुत कम डिमांड सप्लाई Land बहुत कम कम है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा. सो एक अच्छी हाउसिंग जब आती है रेंटल पे तो वहाँ पर पीपल पे गुड रेंटल्स, Got it. तो ROI अच्छी मिल जाती है. बट स्टिल इट स्टेज बिटवीन 1.5 to 3.5 ब्रैकेट. Got it. एंड दूसरा सेगमेंट जो है हमारा कमर्शियल है, जो रिटेल सेगमेंट आ जाता है जहाँ पर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट शॉप्स की बात करते हैं. दे आर बिटवीन 6 to 8.5%, वेरी गुड ROI. Got it. एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं जहाँ पर वेयर हाउसिंग है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दे आर ऑल्सो बिटवीन 2.5 to 5.56% ROI. बट उसमें ये रहता है बिकॉज जो लीज रहती है वो काफ़ी ईयर्स की रहती है तो इट्स कंपैरेटिवली दैट इज स्टेबल. अगेन वेरी स्टेबल. स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं उसमें एक लॉक इन पीरियड वो रिटेल में भी रहते हैं, पर रिटेल में ऑब्वियसली वैनिला स्पेशली छोटे ब्रांड्स, शॉपिंग ब्रांड्स होते हैं, रिटेल ब्रांड्स हैं, उसमें स्टैंडर्ड जो है वो 3 साल का लॉक इन है. जब बड़ी कोई चीज़ रेंट पे जाती है, इंस्टीट्यूशनल साइज ऑफ प्रॉपर्टी जाती है तो उसमें लॉक इन बहुत अच्छा रहता है. सो दैट अगेन अश्योर्स कि आपका जो रेंटल इनकम है स्टेबल है. गॉट इट. जैसे आपने रेजिडेंशियल के लिए बोला, अगर आप उनके लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं जो आप कह सकते हो कि दे आर इन देयर सेकंड इनिंग्स ऑफ देयर लाइव्स, लाइक दे आर इन देयर 50s एंड दे वांट अ स्टेबल, लाइक कि ज़्यादा रिस्क ना हो बट it just gives them enough passive income so that they can survive on that. I believe for them residential works, but commercial is for those who are here to make money. अब इसमें एक चीज़ जो पूछने वाली है, बिकॉज जब रेजिडेंशियल भी लोग खरीद रहे होते हैं रेंटल इनकम के लिए तो दिमाग में उनके ये भी होती है कि जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन जो होगी उनकी प्राइस एप्रिसिएशन होगी. सो प्राइस एप्रिसिएशन इन तीनों कैटेगरीज में अगर मैं बोलूँ, इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, इनमें कैसे रहता है? उसमें भी फ्लक्चुएशन जो है वो प्रोपोर्शनेटली सेम है. जैसे रेंटल की है वैसे सेम इसमें भी जब एप्रिसिएशन की बात होती है, जब कोई अच्छा कमर्शियल स्पेस आता है, कोई अच्छी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, सो उसकी लोकेशन, उसका डिमांड में रहना, उसका अच्छा टैलेंट बिल्डिंग्स में रहना, उसमें एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी आती है. अगेन रेजिडेंशियल जो आज हम चीज़ ले रहे हैं उसमें जब एप्रिसिएशन की हम बात करते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ी स्लो प्रोसेस है. जिस चीज़ ने डबल होना है ऑब्वियसली 10 to 15 ईयर्स में रेजिडेंशियल है. कमर्शियल स्पेसेस समटाइम्स वी सी 3 to 5 ईयर्स टाइम. तो जो बहुत अच्छी लोकेशंस बनती है, अच्छा कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, अच्छा चल जाता है, तो कमर्शियल एप्रिसिएशन, कमर्शियल प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन इज़ फार मोर बेटर देन द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. जस्ट द बैड साइड जो थोड़ी सी नेगेटिव लाइट वो जाती है, रिस्क जो हमारे उसमें इन्वॉल्व रहता है, जस्ट दैट. गॉट इट. एंड सो बेसिकली अगर आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है तो देन इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. या ऑब्वियसली इफ़ यू हैव चोज अ गुड लोकेशन, आपने फर्स्ट सेकंड प्राइस पे चीज़ ली, जब कोई अगेन वही थोड़ा सा रहता है कि कोई चीज़ नहीं आती है उसकी प्राइसिंग, फिर वो दूसरी बारी बिकती है उसकी प्राइसिंग, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कहते हैं. एग्जैक्टली. तो अगर आपने सेकेंडरी मार्केट में कोई चीज़ ली तो आपने कोई एप्रिसिएशन किसी इन्वेस्टर को पे करा है. तो अगर आप फर्स्ट प्राइमरी सेल्स में लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो उसकी जो एप्रिसिएशन है वो काफ़ी इट्स अ गुड अमाउंट.
Got it. And since you have expertise in this primary market especially, so ये रेजिडेंशियल में भी प्राइमरी मार्केट्स में सेंस बनती है कि आपको जाना चाहिए, या उसमें यू हैव टू फर्स्ट सी कि क्या लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं या नहीं, ये इस कैसे रहता है? जो आपने अगेन इसमें ये मैटर नहीं करता कि कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है. जब आप प्राइमरी मार्केट में, जब आप कोई प्रोजेक्ट आता है, आप चाहे गवर्नमेंट कोई एक टिपिकल सेक्टर जहाँ जैसे हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ अनाउंस होती है, ऑक्शन आती है, तो जब आप फर्स्ट बिडर होते हैं, फर्स्ट बायर, फर्स्ट हैंड बायर होते हैं, तो उसकी प्राइस और वर्सेस जब आप सेकेंडरी मार्केट में वही सेम प्लॉट या दुकान लेने जाते हैं, तो आप एप्रिसिएशन पे करके ले रहे हैं. जस्ट लाइक जैसे हम IPOs जो होते हैं हमारे सेम वैसे ही. एक्विजिशन कॉस्ट तो देनी पड़ेगी आपको. करेक्ट. पर क्या ये जैसे IPOs जो अच्छा नहीं परफॉर्म करते, तो उसमें जनरली हम देखते हैं कि जो सब्सक्राइबिंग प्राइस होता है और जो लिस्टिंग प्राइस जो होता है, जो सेकेंडरी मार्केट में आता है, तो कई बार वो गिर भी जाता है. तो सेम थिंग हैपन्स इन हेयर एज वेल. बहुत कम रेशो में होती है. बहुत कम प्रॉपर्टीज़ में पिछले 5 साल में हमने एक्सपीरियंस करा कि कोई प्राइस माइनस हुआ मेजरली. Got it. वो स्टेगनेंट हो सकते हैं, पर प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट, द ब्यूटी इन दिस ट्रेड, हमारे काम में ये है कि माइनस नहीं होती चीज़ें. अगेन वही बार बार बात आती है कि डिमांड इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है कि उनको हर एक को घर लेना है, हर एक को दुकान लेनी है. सो वो एक प्रोस्पैरिटी वाला फेस चल रहा है. कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स भी लोग बहुत कर रहे हैं आज के टाइम पे. पहले एक 20 years बैक द kind of culture we had in our families was saving and having more gold investments, collecting gold. अब जो जनरेशन है हमारी, जैसे even if I talk about you, I hope yes, आपका मेरा माइंडसेट सेम है. सो हमारे पास कुछ भी सरप्लस आता है, बिफोर वी गेट इनटू एनी सेविंग बैंक दिस और दैट, वी ट्राई टू कलेक्ट रियल एस्टेट. एग्जैक्टली. उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं. वी अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें बहुत लिमिटेड है. एग्जैक्टली. या एग्जैक्टली. सो बस इसमें एक कंसर्न ही रहता है, अगर आप बोल सकते हो, जब वो बड़ा ये है कि शायद ये हो सकता है कि वो इलिक्विड हो. शायद ये हो सकता है कि आपको उसमें से एग्जिट में थोड़ा टाइम लग जाए. जो ग्रेस है इस ट्रेड की, रियल एस्टेट एक बार स्टेगनेंट होने के बाद जब बाउंस बैक करता है, तो आपके जो लॉसेस नहीं, मैं कहती जो इंटरेस्ट भी आप सोचते हैं कि बैंक के इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखें, तो जो रिटर्न्स आती है, अगर आप पिछले 15-20 साल का ट्रेंड भी देखेंगे, अगर हमने क्राइसिस में भी देखी इकोनॉमी, जो प्राइसेस रुक गए थे, तो आज जिस तरह से वो डबल अप हुए हैं, ट्रिपल अप हुए हैं, तो वो सारे रिटर्न्स जो हैं, आप किसी और चीज़ में, किसी और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिल सकती, इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल सकती. एग्जैक्टली. एंड स्पेशली जो मैग्नीट्यूड ऑफ मनी अगर हम बोलते हैं, वो तो खैर किसी भी एसेट क्लास में आप नहीं इतना कर सकते. यू कांट, बिकॉज जो लोग स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं, दे ऑल्सो फेस दिस लिक्विडिटी इशू कि इफ दे हैव बिगर लॉट्स, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू सेल इजीली. सो वो कंसर्न यहाँ नहीं होता रियल एस्टेट में, बिकॉज मनी जो इन्वॉल्व है वो बहुत बड़े साइज की है. So, and I will you're buying a very practical piece of land, right? Practical piece of property versus you're buying any share property or any other investment you're making. That is again a concept you're buying. Real estate, you're not buying a concept, you're buying a property, right? Exactly. Which is practically existing. और वो जब तक रहेगी, अगर आप उसको रिटेन करेंगे, वो आपकी फैमिली के साथ रहेगी. दैट वुड बी लाइक पीपल फील, एंड वी हैव स्टिल हैव दैट थिंग इन आवर हार्ट्स एंड ब्रेन, द कॉन्फिडेंस वी गेट, द एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी वी फील वंस वी हैव द रियल एस्टेट, नाइस रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज विद अस. नथिंग एल्स कैन बी दैट. एग्जैक्टली. जब हम बात करते हैं टेनेंट्स की, फॉर कमर्शियल एज वेल एज फॉर रेजिडेंशियल, तो इनको मैनेज करना कितना डिफरेंट होता है? आई बिलीव पिछले 15 साल से अगेन वही है कि ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं, एग्रीमेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं, जिस तरह के लीज एग्रीमेंट्स बनते हैं, फिर वो रजिस्टर होते हैं डिपार्टमेंट्स में, उसमें डिस्प्यूट्स बहुत मिनिमाइज होते जा रहे हैं. तो वो वहाँ पर भी जो आज से 10 साल 7 साल पहले सिनेरियो था, आज वो सिनेरियो नहीं है. तो लीज बहुत सिक्योर है. आप टेनेंट्स के साथ जो लॉक इन और लीज पीरियड्स चलते हैं, आप उस नेचर में, उसकी एक सैंटिटी में चीज़ें, डिसीजंस होते हैं. अगर आपको एग्जिट भी करवाना है और लॉक इन खत्म है, सो यू म्यूचुअली कैन सिट विद योर टेनेंट एंड कैन आस्क फॉर एन एग्जिट. यू हैव अ कंप्लीट राइट. एग्जैक्टली. एंड जो
जैसे हम बोलते होते थे कि पुराने मतलब कि जैसे किसी ने 10-15 साल से किसी का घर ले रखा हुआ है या 20 साल कब्जा हो गया गया। है, वो कब्जा हो गया है ना, ये दिस इज़ अ वेरी कॉमन टर्म कि बोलते हैं। तो क्या आज के टाइम में ये कंसर्न है या अब कंपैरेटिवली अब आई फील ये कंपैरेटिवली नहीं, आज के टाइम में ये है ही नहीं है। ओके अगर आप प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो करते हैं, आप किसी को भी घर, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, कॉर्पोरेट, कुछ भी प्रॉपर्टी है आपकी, आप उसको एग्रीमेंट करके रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट के उसमें, यू हैव अ कंप्लीट राइट टू फाइट ऑन दैट। और 99% लोग जो बिजनेस करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं या रहने के लिए आपका घर ले रहे हैं, वो ऐसे कोई डिस्प्यूट में जाना ही नहीं चाहेंगे जहाँ पर इतना पैसा और हैवी उनको कल को पैसे देने पड़े, वो आपको साथ ऐसा कोई डिस्प्यूट करेंगे ही नहीं। जैसे पहले बोलते होते थे कि जो रूल्स हैं फॉर दे आर मोर इन फेवर ऑफ टेनेंट्स, रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें स्पेशली, वैसे तो कमर्शियल में भी सेम ऐसे ही बोलते थे कि जिसकी दुकान है जो 20 साल से कर रहा है वो क्या करेगा अगर उसको अब खाली करनी पड़ जाए। सो पहले तो ये बोलते थे कि इट वाज द एग्जिस्टिंग रूल्स वर लाइक कि मोर इन फेवर ऑफ टेनेंट, कि अगर कुछ एक पर्टिकुलर ईयर्स के बाद होते हैं। क्या ये फर्स्ट इज कि क्या ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बात थी या ये पहले था अब नहीं है? पहले था ये चीज़ें, बिकॉज उसमें क्या था कि एक रेंट पे आपने फिक्स कर ली चीज़, तो वो 10-20 साल सेम रेंट पे चीज़ चल रही है। तो और वो कोई एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक अगेन अंडरस्टैंडिंग है आपकी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपने किसी के साथ करी, आपने बोला जी आप मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे ले सकते हैं, इस टिपिकल रेंट पे आपने एक एग्रीमेंट करके आप उस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं। आज की जो लीज है, इट इज़ बाउंडेड। अगर आप को हर 3 साल में अप्रिसिएशन मिल रहा है या हर एनुअली आपको कोई अप्रिसिएशन मिल रहा है आपकी रेंटल इनकम में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। जेन्युइनली अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, फॉर एग्जांपल आपने घर खाली करा, आपने कहीं और शिफ्ट करना था आउट ऑफ सिटी, बट समहाउ यू हैव टू कम बैक अगेन, वो एग्रीमेंट्स में ऐसी चीज़ें आप लिखवा सकते हैं, उसमें एग्रीमेंट में आप ऐसी चीज़ें लॉक इन, सारा लीज पीरियड जो है वो आपके फेवर में जाता है, उसके हिसाब से चीज़ें चल सकती है। तो कोई वो कब्जा नहीं होता, कोई वो टेनेंट के फेवर में नहीं है, वो दोनों के फेवर में चीज़ें बनती है। जो लॉक इन है दैट बाउंड्स बोथ द पार्टीज, कि आप इतना साल मुझे नहीं खाली करने को बोलोगे और मैं इतना साल छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर मैं छोड़ता हूँ तो मैं आपको ये सिक्योरिटी पे करूंगा, अगर मैं छुड़वाता हूँ तो मैं आपको ये सिक्योरिटी पे करूंगा। सो ये दोनों साइड जो है वो बहुत इक्वली बाउंडेड है। एग्जैक्टली। एक चीज़ में जो अगर आप बोल सकते हो कि कमर्शियल में जो एज रहता है बढ़िया, वो ये है कि रेजिडेंशियल के कंपैरेटिवली कमर्शियल में आपको जो क्लाइंट मिलते हैं दे आर मोर ऑन द बिजनेस साइड, तो आपको वो ईजी टू हैंडल एंड ईजी टू फॉलो नॉर्म्स एंड वो मिल जाते हैं, एंड प्लस उनके लॉक इन भी थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी रेजिडेंशियल का यू नेवर नो कि क्या पता वो 1 साल रहें भी या ना रहें, क्या पता वो 20 साल भी रह लें, यू नेवर नो वाला थोड़ा कंसर्न रहता है। नहीं, आज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज आ गई हैं, रेजिडेंशियल को भी वो उतना ही सिक्योर करते हैं। ओके, सो यू हैव अ कंपनी जिसने आपकी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट दे हैव टेकन ऑन लीज फ्रॉम यू, तो वो आगे सबलेट करते हैं। दे मेक श्योर कि अगर एक टेनेंट छोड़ के भी जा रहा है, देयर इज अनदर टेनेंट स्टैंडिंग, और अदरवाइज दे आर पेइंग द रेंटल्स, तो आप उसमें भी सिक्योर हो। बट ये है कि जो एक कमर्शियल लीज का जो बंदा बिजनेस कर रहा है, वो कोई डिस्प्यूट में आपसे जल्दी जल्दी जाएगा नहीं, और रेंटल्स उसके बेटर हैं, और उसकी इन्वेस्टमेंट जब वो कोई ऑफिस या कोई दुकान अपनी रेडी कराता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से उस पर करते हैं। बिजनेस एड्रेस वर्सेस रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज करने में इट हर्ट्स पीपल। बिजनेस एड्रेस अगेन, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपने 5-7-10 साल किसी की दुकान चल जाती है एक एड्रेस पे, उसको इट हर्ट्स कि मुझे चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वो एड्रेस जो है वो एक आपका पहचान बन जाती है। तो पीपल, दैट्स वाई पीपल ट्राई कि पहले तो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर कोई बिजनेस करना है, वी शुड ओन दैट एड्रेस। एग्जैक्टली। बट स्टिल अगर आप उसको रेंट भी कर रहे हैं तो आप उसको बड़ा सिक्योर करके अपनी लीज को चलते हैं। आप, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेनेंट नाउ, कि अगर आप एज अ टेनेंट, मैंने कोई चीज़ ली है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, तो जहाँ पर मेरा बिजनेस एड्रेस के साथ लिंक हो गया, सो यू वुड वांट कि मेरी जो लीज है, मेरा जो वहाँ का स्टे है, वो बड़ा सिक्योर और लंबा हो। एग्जैक्टली। आपने ये बीच में बात करी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं, ये कॉन्सेप्ट अभी आप बोल सकते हैं कि अब ये बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है या नहीं, अभी जस्ट इट हैज़ स्टार्टेड? इट हैज़ जस्ट एंटर्ड इंडिया में। अभी बहुत इस चीज़ में बहुत सारी मतलब बहुत सारा ऐसा सेटअप नहीं क्रिएट हुआ है, ऐसी कंपनीज नहीं है ज़्यादा। बट आई बिलीव अगले 5-7-10 साल में, जैसे ये मेरा, जब मैं वापस आई थी अमेरिका से, जो मेरा मेन मिशन जो था काम करने का, वो यही था कि मैं ऐसा कोई कंपनी क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। ओके।
सो अभी बहुत कम आपको ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो आपकी प्रॉपर्टी सबलेट करती है, बट आई बिलीव इट्स द इंडस्ट्री विल सी दैट ग्रोथ एज आई वेल. बिलीव ये वहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा चलता है, जो टूरिस्ट लोकेशंस होती हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं बिकॉज दे नो दे विल गेट गुड यील्ड्स, जैसे एयरबीएनबीज हो गए. जैसे एयरबीएनबी का कभी काफ़ी हद तक यही मॉडल है. सिमिलर मॉडल है, वो शॉर्ट टर्म लीज होती है जो अगेन एक टूरिस्ट प्लेस या जैसे सिटीज़ लाइक बैंगलोर, सिटीज़ लाइक आवर्स मोहाली, चंडीगढ़, सिटी लाइक नोएडा, गुड़गांव, पुणे, यहाँ जहाँ पर कॉर्पोरेट माइग्रेशन है, जहाँ पर वर्क माइग्रेशन बहुत ज़्यादा, लोग काम के लिए आते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें लॉन्ग टर्म रेंटल्स के लिए बहुत अच्छी चलती हैं. ओके, या गॉट इट. दिस इज रियली लाइक नाइस थिंग. मतलब मेरे को लग रहा है कि एक गैप है मार्केट में या विच एनीवन कैन सी, बिकॉज अदरवाइज अगर आप बात करें जो टिपिकल वे जो है हमारा कि हम रियल एस्टेट एजेंट देखते हैं, फिर एक से कन्विंस नहीं होते, हम 2 3 4 लोगों से बात करते हैं, एंड वो जो प्रोसेस भी रहता है वो यू नेवर नो कि कौन सही है कौन नहीं है, स्पेशली एक अननोन सिटी में. या सो आई बिलीव अगर इसको थोड़ा तरीके से स्टैंडर्डाइज किया जाए, जैसे आज के टाइम में हमें एयरबीएनबी पे हमें ट्रस्ट रहता है ऑलमोस्ट कि हाँ कि जो भी कर रहे हैं या अच्छा ही कर रहे होंगे, वी जस्ट अज्यूम थिंग्स या फॉर देम कि उन्होंने इस लेवल पे करा. तो आई बिलीव लॉन्ग टर्म लीज के लिए भी इट्स अ रियली नाइस आइडिया, एंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस. आई बिलीव अगेन जैसे यू राइटली सेड कि ये मार्केट में अभी इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है जो कवर किया जा सकता है, जहाँ पर आप यू कैन अर्न एज अ बिजनेस ओनर. तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा अच्छा नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड आता तो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो डे 1 से आता है, वर्सेस एक लोकल बंदा उनको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दें. फॉर एग्जांपल सम एनआरआई सिटिंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो आप पे ट्रस्ट करे एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंद्रजीत, एज एन माई सेल्फ, मैं उनको बताऊं कि जब मुझे अपनी प्रॉपर्टी सबलेट करने का राइट्स दे दें, वर्सेज मैं एक if I'm a national brand, I don't want to take name of the companies, but there are companies. तो अगर मैं वो एक national international brand हूँ तो वो एक मिनट के लिए सोचेगा नहीं to get into a contract, right? Exactly. And कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि there is a gap, जैसे because a lot of these leisure homes या जो extra homes जो लोगों ने बनाए होते हैं, Second homes, yeah. second homes होते हैं जो ये these are being owned by people who are in the age bracket of 40 or 50 plus generally we see. तो कहीं ना कहीं because they don't think कि उनके पास पड़ा हुआ है. I will just give you my example as well. We were in Goa and जब हमने जो प्रॉपर्टी देखी जो हमने बुक करी थी, तो दैट वाज रियली गुड प्रॉपर्टी, बट वी सॉ कि यार नहीं यार, हमें एक और ऐसा ले लेना चाहिए सो दैट एवरीवन इज़ वेरी कंफर्टेबल, एंड लोग भी थोड़े और ज्वाइन कर गए थे हमें. तो वहाँ पे हमने देखा कि वहीं पर ही किसी का सेकंड होम था, वो भी गोवा के ही थे, बट ही वाज लिविंग इन एंड ही वाज लाइक 60+ इयर्स ऑफ एज अंकल थे, जो उन्होंने वही वैसे से ही सेम प्रॉपर्टी, सी फेसिंग प्रॉपर्टी जो थी, वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 60% ऑफ कॉस्ट पे दी हमें, बिकॉज ही डजंट नो कि कैसे एयरबीएनबी पे लिस्ट करना है नहीं करना है. तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इन लोगों के पास जो इनकम एक्स्ट्रा आ सकती थी रेंटल, दे आर ऑल्सो मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अभी ऐसी कंपनीज उस स्केल पे एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं. तो ऐसा सेटअप जब आएगा तो पीपल लाइक दिस 60-year-old गाय he'll प्रेफर कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज जो है इनके साथ एग्रीमेंट में जाऊँ, जो मेरी प्रॉपर्टीज की टेक केयर, मेंटेनेंस, लीजिंग एंड ऑब्वियसली द लीगैलिटी, सारे एस्पेक्ट जो कवर कर रहे हैं, सो वो हर एक को सूट करेगा. गॉट इट. जब हम बात करते हैं कि पैंडमिक की बात करते हैं, तो पैंडमिक के बाद वी सॉ कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था एकदम से. सो द सेम थिंग हैपन विद कमर्शियल एज वेल. जैसे पैंडमिक में बिकॉज पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टू को-वर्किंग स्पेसेस, सो तब पैंडमिक के बाद कमर्शियल स्पेसेस का क्या हुआ था एग्जैक्टली? कुछ टाइम के लिए रेंटल्स रुके थे, ब्रांड्स ने छोड़े नहीं, मॉल्स खाली नहीं हुए, शॉपिंग एरियाज जो हैं वो रहे हैं. बहुत जो अच्छे सिस्टम में लोग थे उन्होंने अपने जितने भी टेनेंट्स हैं उनको रेंट फ्री पीरियड्स भी दिए, बिकॉज वो पीरियड ऐसा था टू स्टैंड बैक इन द लाइफ एंड मार्केट एंड बिजनेस. इट टुक सम टाइम. सो ऑब्वियसली रेजिडेंशियल देयर आर अगेन ये ना पर्सनलाइज चीज़ें हैं. देयर आर पीपल जिनके पास वो 1 or 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रेंटल इनकम के ऊपर ही डिपेंडेंट है उनका लाइफ स्टाइल.
एंड देयर आर पीपल इंडस्ट्रीज जिनकी एक यू नो देर जस्ट अश्योरिंग मेकिंग इट श्योर कि उनकी जो लाइफस्टाइल कॉस्ट है वो सेकंड पॉकेट क्रिएट कर दी जो कवर अप कर दे. दे कैन सर्वाइव, दे कैन आस्क कि आप रेंट फ्री रह लो, आप थोड़ा सा स्टैंड बैक कर दो. जब पैंडेमिक वाला पीरियड था उसमें स्टैंड बैक करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए था तो लोगों ने दिया है. बट समबडी हु वाज जेन्युइनली सर्वाइविंग ऑन दैट रेंटल इनकम, उनको बहुत हार्ड टाइम देखना पड़ा है. तो उस टाइम पे ये हार्डशिप थी, बट होपफुली हमें ये ऐसा पीरियड दोबारा ना देखना पड़े. गॉड शुड बी काइंड टू अस. पर उसमें काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी उस चीज़ों ने लोगों के लाइफस्टाइल को हैम्पर करा है. गॉट इट, एग्जैक्टली. अगर हम नेक्स्ट 5-10 ईयर्स की बात करें तो कौन से आपको सेगमेंट्स लग रहे हैं कि जैसे यू टॉक्ड अबाउट कि अफोर्डेबल हाउसिंग की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. तो डू यू, मतलब इट्स वेरी आयरॉनिकल क्वेश्चन, बट एक अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए? अगेन वो आप पहले जब हम बात कर रहे थे तो कि एक एज ब्रैकेट है जो बड़ी स्टेबल इनकम में कंफर्टेबल है. इट इज़ वो है मैक्सिमम जो थोड़ी एज के लोग रहते हैं, दे बिलीव रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ लें, उसमें एक अच्छा स्टेबल रेंटल इनकम आता रहता है. बट एक आपका इंडिविजुअल का टेम्परामेंट भी है. सम पीपल फील वेरी सिक्योर, इट डजेंट मैटर इफ आई एम 40 टुडे और 30. तो हो सकता है आपका टेम्परामेंट, आप रिस्क नहीं लेना चाहते ज़्यादा, तो यू वांट टू स्टे इन अ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. मैं आई एम ओके विद द रिस्क, बट आई वॉन्ट कि मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ही इन्वेस्ट करूँ. इन कमिंग ईयर्स ऑल्सो, इन कमिंग टाइम्स ऑल्सो, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, आपको जिस तरह की रेवेन्यूज़ आप वहाँ जनरेट कर सकते हैं, एप्रिसिएशन कर सकते हैं. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सामने, थोड़ा वीक पड़ती हैं. कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स जब आप करते हो, वो जो रिटर्न्स हैं दोनों के बहुत देयर इज़ वेरी ह्यूज गैप. तो वो आपने डिसाइड करना है, आपने रिस्क लेना. बट इन फ्यूचर रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, बिकॉज कमर्शियल अब टिपिकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस नहीं रह गए. कमर्शियल में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में अभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई है, जब ये अनाउंस की गई है 12 स्मार्ट सिटीज़ अंडर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो उसके साथ अब इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग को लेके इन्वेस्टर पीपल लाइक अस इज वेरी, वी आर वेरी एक्साइटेड कि ये इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग इकट्ठी करी जाए, एक्वायर करी जाए. तो आपके पास बहुत सारी विंडोज हैं. या कॉर्पोरेट बिल्डिंग एक्वायर करी, इतना IT सेटअप आ रहा है, इतना people now getting into even from a factory, people want to have a corporate office जहाँ पर बैठ के वो अपना इंटरनेशनल नेशनल जो क्लाइंट है उनके साथ डील करना चाहते हैं. वो फैक्ट्री में सेल्स ऑफिस नहीं बनाते, मार्केटिंग ऑफिस नहीं बनाते. सो रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है. एग्जैक्टली. जब आपने स्टार्टिंग में भी बोला कि अगर तो लो टिकट साइज है फिर तो आप रेजिडेंशियल में बेस्ट रहता है, पर इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि कमर्शियल में लो टिकट साइज वाले या क्या टिकट साइज वाले लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं? वर्चुअल स्पेसेस भी आ गए हैं. जैसे बहुत कम पैसे में आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं. बट दैट अगेन बॉयल्स डाउन, वर्चुअल स्पेसेस में उसमें भी टेनेंट्स आ रहे हैं. को-वर्किंग स्पेसेस हैं, अगेन यू आर बाइंग 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट सीट, 1 सीट और 2 सीट्स. तो इसमें अभी टिकट वाला कोई इशू नहीं रहा है. आपने किसी भी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी, यू हैव बोथ ऑप्शंस. Like what I did in my case, like I invested in REITs and way back when they were introduced, मेरी अभी भी YouTube पे वीडियोस पड़ी होंगी when like Mindspace was coming up with their like IPO. So जैसे आपने बोला कि ये कमर्शियल में ये अब खुल गई हैं अपॉर्चुनिटीज. आई बिलीव वर्चुअल स्पेस आई फील एक ही चीज है. यू बाइंग अ शेयर, यू बाइंग अ कंपनीज टिपिकल शेयर, या आप एक वर्चुअल स्पेस, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आप 100, 150, 200 स्क्वायर फीट का वर्चुअल स्पेस है जो कि आइडेंटिफाइड नहीं कि ये कॉर्नर है, बट इट इज समवेयर इन द बिल्डिंग, राइट. तो वो सेम ही चीज़ है. तो अभी जो एक तो चेंज इन चीज़ों में आ रहा है ना, पूरा ट्रांसफॉर्म हो रही है इंडस्ट्री. द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स, डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंट्रीज गोइंग थ्रू अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन. सो वो उस चीज़ को लेके आई बिलीव इट्स वेरी प्रॉमिसिंग सॉर्ट ऑफ साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप कमर्शियल भी चूज करते हैं तो. एग्जैक्टली. सो थैंक यू सो मच. इट वॉज रियली नाइस नोइंग ऑल दिस थिंग्स एंड मेरे को कुछ टॉपिक्स तो इसी पॉडकास्ट में से वी गॉट टू नो अबाउट जो जिन पे हमें आई बिलीव हमें बात करनी चाहिए. सो थैंक यू सो मच इंद्रजीत. इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. एंड अगर आपको भी लगता है कि इस पॉडकास्ट से कोई वैल्यू मिले तो प्लीज़ मेक श्योर आप
ये पॉडकास्ट जो है ये शेयर करो। एंड अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही पॉडकास्ट बनाते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड like this video. Thank you so much for joining us.